हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों पूरे साल की जो तैयारी है उसी के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आपने पूरे साल तैयारी नहीं की है, अगर आपने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, तब तो आपको ये वीडियो 100% जरूर ही देख लेना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तब भी आपको वीडियो पूरा देख लेना है, क्योंकि बच्चों मैं आज के इस वीडियो के अंदर जो 40 से 50-45 टॉपिक आपको बताने वाला हूं ना, अगर आपने महत्वपूर्ण टोटल 50 टॉपिक हैं, अगर आपने 50 टॉपिक को कवर कर लिया ना, तो मैं कहता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर आएंगे, 90 के ऊपर ही आएंगे। बस आपको सारे टॉपिक जो भी मैं आज बता रहा हूं, इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेना है, लिख लेना है, नोट कर लेना है। और जब तक आपके पास 2 से 1-2-3 महीने का समय है, इस समय में आपको जमकर मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप मोबाइल पर स्क्रीन पर उंगलियां घिसते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको पेन से उंगलियां घिसनी पड़ेंगी और तभी आप बोर्ड में अच्छा कर पाओगे। अन्यथा बच्चों, मैं सीधे कहने वाला मास्टर हूं कि आपका साल बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप 70 टॉपिक 50 टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए। एक बार इनको हम आज आपको टॉपिक बता दे रहे हैं, इनका आपको सोल्यूशन लिखकर अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना है। आप सोल्यूशन ढूंढेंगे तो हर एक टॉपिक का मिल जाएगा। कई सारे टॉपिक जो हैं जिनका हमारे चैनल पर आधे से ज्यादा सोल्यूशन मिल जाएगा। आप अदर से भी छोड़ सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं, एनीथिंग। आपने कॉलेज तो गए होंगे, कोचिंग गए होंगे, वहां से भी आप अपने कंटेंट को मजबूती से ढूंढ सकते हैं। बस अगर आप इतने टॉपिक तैयार करते हो ना, तो आपको बोर्ड में मात्र आपका सहारा क्या है कि अगर आपको ये टॉपिक सारे तो कंप्लीट हो जाते हैं तो आप बोर्ड में अच्छा कर लोगे। अगर आप बुक उठा के देखोगे ना, अगर आप छांटोगे तो इससे 10 गुना आप टॉपिक छांट लोगे, 10 गुना। फिर आप, अगर मैं 50 बता रहा हूं, 50/500, अगर आप एक बार भी पढ़ोगे तब भी नहीं पढ़ पाओगे हर सब्जेक्ट को। तो मैं बताऊंगा कि आप अगर 50, इसमें 1 0 हटाइए, सिर्फ इसके 5 गुना ही पढ़िए। 5 गुना जो आप 10 बात कर रहे हैं, इससे 5.50 टॉपिक पढ़िए, सिर्फ आप बोर्ड में अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से डिस्कस करते हैं, किससे क्या पूछा जाएगा, किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएंगे, किस टॉपिक से हमें इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है बोर्ड में, किस टॉपिक से हमें टिप्पणी लिखने आ सकती है। इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला हमारा टॉपिक क्या है। पहला बच्चों हमारे पास टॉपिक है मोलरता। देखिए मोलरता क्या होती है। 1 लीटर को हमारे पास बिलियन है, उसमें बिलियन के ग्राम मोलों की जो संख्या होती है उसे ही मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता को एम से डिनवर्ट करते हैं, बात आपको पता ही होगी। मोलरता को जब एम से डिनवर्ट करते हैं तो इसके लिए हमें मोल निकालने के लिए सूत्र भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या होता है, जब बोर्ड में आप पेपर दे रहे होते हैं तो वहां पर मोलरता का क्या होता है, सूत्र पूछ लेता है। कभी कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे मोलरता हो गया, नॉर्मलता, इन सारे टॉपिक जो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर है विलियन है, उनसे है। इनसे क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। इनसे कभी कभी टिप्पणी पूछ लेगा और कभी कभी क्या करेगा, इनसे जो इसमें आप इनको जब निकालोगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसमें जो सूत्र आता है, उस अगर मैं सूत्र को डिस्कस करूंगा तो बच्चों टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो सूत्र आता है इस पर हमें बोर्ड में न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसी प्रकार से मोलरता भी है और नॉर्मलता भी है। ठीक है, आप इन तीनों को तैयार करोगे। और अगर हम कंपैरिजन करें तीनों, तो इसमें से पहला टॉपिक और चौथा टॉपिक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तैयार ही करके जाना। मोल प्रभाज क्या होता है और मोल क्या होता है। देखिए मान लीजिए मैं आपको एक चीज पता है, अगर हम कोई विलियन बनाते हैं, बिलियन, जब हम बिलियन बना रहे होते हैं तो उसमें 2 चीजें होती है। एक तो हमारा विलय होता है, प्लस क्या होता है, विलायक होता है। ये छोटा टॉपिक हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, विलय होता है, विलायक होता है। मान लीजिए हमने विलय को स्मॉल एन से डिनोट कर दिया, विलायक को कैपिटल एन से डिनोट कर दिया। विलय क्या होती है, जिसकी मात्रा बिलियन में कम होगी वो विलय होगा, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो हमारा विलायक होगा। जैसे अगर हम शरबत की बात करते हैं, शरबत इक्वल टू पानी जो होता है, पानी होता है, पीनी नहीं पड़ती, प्लस चीनी पड़ती है। इसमें क्या पड़ती है, चीनी। तो पानी क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा होती, तो पानी तो हमारा हो गया विलायक, और चीनी की मात्रा कम होती, चीनी की मात्रा क्या हो गई, विलय। तो चीनी विलय होती शरबत में, ठीक है, और पानी हमारा विलायक होता है। इसी प्रकार से जिसकी मात्रा कम होती और उसमें, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती उसको विलायक कहते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दे दिया, उसने क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया कि आप शरबत के मोल प्रभाज की गणना करना है, शरबत में पानी के मोल प्रभाज की या चीनी की,
चीनी के मोल प्रभाज की गणना करना, तो आप कैसे करोगे? इसके लिए एक सूत्र पड़ता होता है, मोल प्रभाज इक्वल टू मोल प्रभाज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, किसके मोल निकालने? चीनी के। चीनी क्या है? स्मॉल एन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल एन, फिर लिखेंगे बिलियन में प्लस कुल मोल कितने हैं। विलायक के मोल भी जोड़ेंगे और विलय के मोल भी जोड़ देंगे, उसको हम बटे में लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे विलय के मोल, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा विलायक, जो हमारा जिसका हमसे मोल प्रभाज पूछा जाएगा, और वो चीनी के मोल प्रभाज हमारे निकल आएंगे जब हमें वैल्यू दी होगी। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर शरबत पानी की वैल्यू मान लीजिए हमने जब मोल इसके निकाले हैं विलय के, तो आए हैं 0.5 और इसके आगे हैं 1 आ गया, मान लो 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमें निकालने किसके? विलय हैं। हम क्या करेंगे, 0.5 ऊपर रखेंगे और प्लस में क्या करेंगे, विलय के विलायक के मोल, पूरे मोल टोटल कितने इसमें +1। जब हम इसको +1 करेंगे 0.5 बटे 1.5 हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे ऊपर भी हट जाएगा। अब हमें भाग करना होगा, 5 × 5 5 × 15 1/3 आ गया। कितना आ गया? 1/3। अगर इस 1/3 को अगर हम सॉल्व करना चाहें, लगाएंगे 0.3 दूनी 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा 3 तिहाई, ऐसे ही ऐसे चलता चलेगा। यानी कि जो चीनी के मोल प्रभाज आएंगे वो इतने आएंगे, इतने चीनी के मोल प्रभाज आएगा या मोल अंश आएंगे। तो इस प्रकार से हमें मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। डिफिनेशन इसकी बहुत कम आती है, लेकिन इससे क्या होता है, बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला बच्चों है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी मैंने आपको कई बार पढ़ा है। ताप पर किसी गैस की जो द्रव्य विलेयता होती है उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, तो मैंने आपको बताया है। आपको फिर पढ़ना है राउल्ट का नियम। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम दोनों आते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब देखिए बच्चों, परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, परासरण में भी वही डिफिनेशन लिख देते हैं और परासरण दाब में भी वही डिफिनेशन लिख देते हैं। इससे आप लोग बहुत गलत करता हो, ऐसा नहीं होता है। देखिए हम आपको बताते हैं, कोई अगर अर्ध परासरणी विलयन है तो उसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलयन जाता है। ठीक है, तो परासरण क्या होता है, परासरण एक क्रिया है। क्या है बच्चों? एक क्रिया है। परासरण बच्चों क्या है? एक क्रिया है। और परासरण दाब एक है। क्या इस परासरण की क्रिया जो होती है, परासरण में क्रिया हो रही होगी, इसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा उसे परासरण दाब कहेंगे। अगर हम बात करें परासरण दाब की डिफिनेशन, तो परासरण की डिफिनेशन अलग होगी। अगर हम बात करते हैं परासरण दाब की डिफिनेशन, तो सबसे आसान भाषा में अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, अगर हमें परासरण की क्रिया रोकनी है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा उस दाब को ही हम परासरण दाब कहेंगे। सामान्यतः 1 atm परासरण दाब होता है हमारे पास, आपके पास सामान्यतः वायुमंडल का। तो परासरण दाब की डिफिनेशन बोर्ड में अब ज्यादा पूछने लगा है, क्योंकि बच्चे यही परासरण वाली टिप के रख देते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, आपको परासरण की नहीं लिखनी है। परासरण अगर पूछे तब परासरण की लिखनी है, अगर परासरण दाब पूछे तो परासरण दाब की ही लिखनी है। जो मैं अभी फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वह दाब, मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूं, या आप पहले वाला तरीका, परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। आप और डिफिनेशन समझ लीजिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वह दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक सके उसे हम परासरण दाब कहेंगे। 100% आने वाला टॉपिक है, याद कर लेना। अगर इससे अलग कोई आपको नहीं समझा सकता, मैंने आपको सरल से सरल डिफिनेशन समझा दिए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखिए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है बच्चों, आज मेरा कुछ स्वास्थ्य सही नहीं, आवाज थोड़ी बैठ जाती है। आदर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जो हमारे राउल्ट का नियम है उसका पालन करते हैं, वो तो आदर्श विलयन है। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो हमारे आदर्श विलयन है। अब हम अगर आपको पूरा टॉपिक समझाने बैठ जाएंगे तो इसी में वीडियो खत्म हो जाएगी। आप इतना याद रखिए, वैसे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं, और जो नहीं पालन करते हैं राउल्ट के नियम का, किसका, राउल्ट के नियम का, और जो नहीं पालन करते हैं उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। इतना आप याद रखोगे, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, एडजेक्टिव में हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि आदर्श विलयन किसके नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के, हेनरी का, बहुत सारे दिए होंगे, कोलराउस के, हर्डी सुलजे का, तो ऐसे दिए होंगे। तो वहां पर एक होगा राउल्ट के नियम का पालन करता है, वो वाला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है बच्चों। हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, विद्युत अनपघट्ट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए विशिष्ट चालकता हो गई, तुल्यांकी चालकता हो गई। अब देखिए अगर हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता की, तो क्या होता है विशिष्ट चालकता, आपने विद्युत रसायन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, विद्युत रसायन वाले चैप्टर में इनसे रिलेटेड टॉपिक है।
विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, विद्युत चालकता पर क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इनमें सूत्र सिद्ध होता है। मैंने, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाइएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मैंने आपको पढ़ा है विद्युत रासायनिक वाले चैप्टर से, उनमें से आप न्यूमेरिकल देख लीजिए, या फिर आपको कल वीडियो मिल जाएगा उस वीडियो, या आज आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम आपको क्या करेंगे, जो हमारे बिलियन हो गया और विद्युत रासायनिक हो गया और रासायनिक वलगत की 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं लेकर आने वाला हूं। हमारे नोट्स बन चुके हैं, बस आपके सामने वीडियो शूट करना है और आपको प्रोवाइड कराना है। उस वीडियो को अगर आप देख लेना तो आपके 3 चैप्टर जो हैं उनसे जो भी सूत्र उसमें आते हैं मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस करके बताया है, आप वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगला होता है इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखिए कभी कभी बोर्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव पर पूछ लेता है। इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, नहीं हमसे आपने पढ़ पाया है तो अपनी कोचिंग में पढ़ा होगा या कॉलेज में पढ़ा होगा, वहां से आप इलेक्ट्रोड विभव को तैयार कर लेना। इससे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला है बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था उसमें मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में अच्छे से जिक्र किया था, हेनरी के नियम को भी उसमें पढ़ाया है और कई सारे क्वेश्चन हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला है मोलर चालकता और सेल। आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ लेनी है, शुष्क सेल पढ़ लेनी है, आपको जो सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है बोर्ड में आते हैं, आपको सेल के बारे में आपको विद्युत रासायनिक वाले चैप्टर में मिल जाएगा, आप उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगला है प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि तथा शून्य कोटि। तीनों क्रियाएं, इसमें प्रथम कोटि और शून्य कोटि पर सूत्र आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, और सबसे ज्यादा अगर न्यूमेरिकल कोई पर आते हैं तो अर्ध आयुकाल या शून्य कोटि की क्रिया या अर्धायुकाल टी हाफ। अर्धायुकाल किससे डिनोट करते हैं बच्चों, टी हाफ से। तो उसको अर्धायुकाल और प्रथम कोटि को लेकर ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। अगर आप इनको तैयार नहीं कर पाते तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आप इन दोनों को, प्रथम कोटि और अर्धायुकाल को तो 100% तैयार करके ही जाना है बोर्ड में, ठीक है, इनके बिना आपको जाना ही नहीं है। अगला है, अगर हम अंतर डिनोट करें आणविकता और कोटि में, तो आणविकता में कोटि की क्या होती है और कोटि क्या होती है। आणविकता और कोटि में अंतर, यानी कि पहले में आणविकता पता होना चाहिए, कोटि पता होनी चाहिए। तो एक ऐसा टॉपिक है बच्चों कई साल पूछा गया, तो इस पर मुझे अलग से वीडियो लाना पड़ेगा जिसमें मैं आणविकता, कोटि में अंतर और सारे हेनरी और राउल्ट के नियम में अंतर, तो मैं सारे क्वेश्चन कंबाइन करा के, अगर मैंने 4 अंतर बता दिए ना तो उसमें आपके 8 क्वेश्चन तैयार होने वाले, क्योंकि आणविकता पर भी क्वेश्चन आ सकता है, कोटि पर भी आ सकता है। तो अगर मैं आणविकता कोटि में अंतर आपको कंपेयर करवाऊंगा और एक वीडियो में 4 अंतर ले आऊंगा तो दो को सभी के अगर हमें पता होंगे क्वेश्चन तभी मैं अंतर कर पाऊंगा। अंतर जब करेंगे तो हमें 8 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो अंतर आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करना, ताकि आपके जो क्वेश्चंस के उनसे अंतर से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उनसे आपको सीधे वो पॉइंट मिल जाते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला होता है संक्रमण तत्व क्या होते हैं। देखिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं, हमारा जो डी ब्लॉक है उस डी ब्लॉक के जो भी तत्व है उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। कुछ अंतर संक्रमण तत्व भी होते हैं, तो अंतर संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व आपको सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला है कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड क्या है, 4f श्रेणी जो है, और एक्टिनाइड क्या है, 5f श्रेणी है। तो आपको 4f और 5f दोनों श्रेणियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक्टिनाइड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और लेंथेनाइड से भी हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। फिर K2Cr2O7 और KMnO4 का निर्माण पढ़ लेना है। इसका आपको सचित्र वर्णन पढ़ लेना है। क्या करना है बच्चों, आपको इसका पूरा सचित्र वर्णन आपको पढ़कर जाना है बोर्ड में, ठीक है। अगला और सारे प्रयोगशाला समीकरण हम आपको बताने वाले। लिगेंड क्या होते हैं, संकर आयन क्या होते हैं। संकर आयन लिगेंड उपसहसंयोजन यौगिक का जो है हमारा चैप्टर, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाना है, ठीक है। उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है मैंने आपको बताया है। आयनन तथा हाइड्राइड, आयनन समावयवता होती है और हाइड्राइड समावयवता होती है। आपको आयनन समावयवता भी अच्छे से पढ़ के जानी है, हाइड्राइड समावयवता भी पढ़ के जानी है, क्योंकि समावयवता से लेकर आयनन समावयवता या हाइड्राइड समावयवता में 1 से 2 नंबर में, इनसे एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अति लघुत्तरीय में कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आयनन समावयवता और हाइड्रोजन समावयवता पढ़ लेना है। अगला देखिए फिनोल C6H5OH, या फिर बेंजीन की रिंग में जब फिनोल को बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, आपने बनाया है और आपने देखा भी होगा। अगर आपके पास बुक है
तो इस तरीके से आपने बना हुआ देखा होगा। अगर एक गोला नहीं बीच में होगा तो 3 जगह पर डबल बॉन्ड होंगे। तो इस तरीके से क्या होती है, फिनाल होती है। फिर होता है बेंजल्डिहाइड। इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड में OH नहीं होता है, यहाँ पर CHO होता है। बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, CHO होता है ऐसी रिंग के अंदर। फिर है हमारा एसीटोन। एसीटोन को तो हम नहीं रिंग में बना सकते हैं क्योंकि वो एसीटोन जो होता है CH3COCH3, इसको अगर हम बनाना चाहते तो ऐसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है CH3 इस तरीके से हम एसीटोन को लिख सकते हैं। तो इनका प्रयोगशाला में कैसे निर्माण करते हैं, भौतिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और रासायनिक गुण, और इनके क्या उपयोग हैं, आपको इनको पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला हमारा साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड को हम CN से डिनोट करते हैं, आइसोसाइनाइड को NC से लिखते हैं। साइनाइड क्या होते हैं, इनके 1-2 आपको कैरेक्टर पता होने चाहिए। भौतिक गुण इनसे के कभी कभी हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको साइनाइड के भौतिक गुण और आइसोसाइनाइड के आपको पढ़ लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट आपका जो एक चैप्टर है लास्ट में जैव अणु, उसके क्वेश्चन है। और आप कहोगे सर लास्ट में चैप्टर है, पहले क्यों आप लाए इनके क्वेश्चन को, तो आप क्या करते हैं बच्चे, लास्ट तक जाते नहीं, अब वो चैप्टर छोड़ देते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे बोर्ड में स्कोरिंग चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इसके बारे में जरा भी पढ़ते हो, और खासकर जो हमारे बायो के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के, उनको तो इस चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं साबित पड़ती, क्योंकि वो बायो पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सारे 11th में पढ़ के आए तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, हल्के में ले लेते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना, आपको पढ़कर जाना है। कुछ भी एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, एक बार रिवीजन जरूर करना है। देखिए पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध वे बंध होते हैं जो हमारे प्रोटीन के कई सारे अणु होते हैं। तो प्रोटीन के अणुओं को भी बांध के रखना पड़ता है, अन्यथा वो बिगड़ जाएंगे और अपनी उनकी जैविक स्थिति जो है उसको खो देंगे। उनकी जो संरचना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक संरचना होती है उसको खो देंगे ना। तो इसीलिए प्रोटीन के अणुओं को बांध के रखने की आवश्यकता होती है। तो पेप्टाइड बंध क्या करते हैं, प्रोटीन के जो अणु होते हैं, जो भी प्रोटीन के अणु होंगे, किसके बच्चों, प्रोटीन के अणु, इन प्रोटीन के अणुओं को बांध कर रखते हैं। कौन, पेप्टाइड बंध। तो बांध के रखने का एक काम करते हैं, तो इसीलिए पेप्टाइड बंध कहते हैं। अगर हम इनके डिफिनेशन लिखें तो कैसे लेंगे, तो प्रोटीन के अणुओं को बांध कर रखने, प्रोटीन के अणुओं को परस्पर बांधे रखने के लिए जो बंध उपयोग में किए जाते हैं उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं, या जो बंध उपस्थित होते हैं उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं। याद रखोगे, ठीक है। अगला देखिए, अब आपको आता है कोडोन क्या होते हैं। देखिए कोडोन हो गया, एंटी कोडोन हो गया। कोडोन क्या होते हैं, जिन पर सूचनाएं संचित होती हैं, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब आपको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA के बारे में अच्छे से पढ़ना है। DNA क्या, अगर आपका क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके बोर्ड में, हो सकता है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल आ जाए, वाटसन और क्रिक ने जो दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, आपको पता है। तो आपको वो इस तरीके से, अगर हम इसका डेमो बनाना चाहें तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से। इसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा, साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। तो इस तरीके से हमने एक रिंग बनाई, आपके बुक में चित्र बना होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो वही चित्र आपको पूरा बना देना, वही DNA का चित्र होता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है, और IUPAC। अब देखिए, अब IUPAC में 2 बार बताऊंगा। देखिए एक IUPAC क्या है, जैसे आपने पढ़ा ANA, सॉरी ANA होता है, सोडियम, Mg होता है या तो, ठीक है, ANI, ऐसे इस तरीके से आपने CO2 अगर इसके अंदर है और Cl2 है और ब्रैकेट 1 है, बाहर कुछ भी है, इस तरीके से आपने IUPAC पढ़े, जो हमारे संयोजकता आबंध सिद्धांत वाला चैप्टर है उसी में के, तो उसी के आपको IUPAC पढ़ लेनी है। क्योंकि बच्चों IUPAC का एक बड़ा पोर्शन है, तो मैं क्या करूंगा, कंबाइंड वीडियो लाऊंगा जिसमें IUPAC A वाले और वो वाले जो हमारे IUPAC पीछे जिनमें हमें नामकरण करना होता है, वो वाले IUPAC हम दोनों आपको एक साथ में पढ़ा देंगे। और अगला हमारा टॉपिक है सैटजेफ का नियम। सैटजेफ का नियम क्या है, आपको इसको पढ़ना है। आपको क्लोरोफार्म पढ़ लेना है और आपको पढ़ लेना है मार्कोनी काफ का नियम, क्योंकि क्लोरोफार्म से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्लोरोफार्म को क्या करना है, आपको पढ़कर जाना है। और मार्कोनी काफ का नियम जो है लगभग 2 से 3 साल इधर हुए हैं, इनमें ज्यादा ट्रेंड में रहता है। और क्वेश्चन पेपर अगर आप हाफ ईयरली पेपर उठा के देखोगे तो उसमें लगभग मार्कोनी काफ का नियम जो है अक्सर बोर्ड में पूछा गया। तो मार्कोनी काफ का जो नियम है आपको पढ़कर जाना है। कैसे पढ़ना है, अगर आपको नहीं तैयार होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको मार्कोनी काफ का नियम जो है अपनी लैंग्वेज में, मैंने आपको जो भी टॉपिक बताए हैं, डील किए हैं, इसमें नहीं किए उनको तो छोड़िए, जिनको भी मैंने डील किया है आप हमें बता दीजिए। आपको पूरा 100% तैयार ना हुआ हो तो बात करना, ऐसे मैंने आपको डिफिनेशन ही बताई जो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगले टॉपिक देखिए जो हमारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखिए बच्चों, अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला है ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है, उससे पहले आपको ल्यूकास परीक्षण, H2SO4 और 1 डिग्री 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आपको एल्कोहल, तीनों चैप्टर, तीनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़कर ही जाना है। मैं जिन टॉपिक को बता रहा हूं पढ़कर ही जाना है, उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, आपको हेलोएरिन क्या होते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, हेलोएरिन क्या होते हैं, पूरा नहीं आपको पढ़ना है। आपको क्या करना है, इस टॉपिक में ज्यादातर एक क्वेश्चन आता है कि हेलोएरिन क्या होते हैं, 1 नंबर में, और बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि पूरा हेलोएरिन चैप्टर है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लिखे क्या। तो आपको हेलोएरिन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना 2 से 3 लाइनों के अंदर। अब आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, NH2 जिनका सिंबल होता है। अब NH2 क्या है, एक प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3, और जो एमीन होते हैं आपको इनके बारे में पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि एमीन से और एल्कोहल से रिलेटेड हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। होता क्या है, बोर्ड में हमारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जैसे कैनिजारोव क्रिया, बूटज फिटिंग रिएक्शन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, और देखिए एल्डोल संघनन हो गई, और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, कार्विल-एमीन अभिक्रिया, इस तरीके से हमारी कुछ अभिक्रियाएं नेम रिएक्शंस बोर्ड में आती हैं। तो अगर आपने अभी तक नेम रिएक्शंस को नहीं पढ़ा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे, आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। वहां पर मैंने रिएक्शंस को लिखने की ट्रिक आपको सारा कुछ बताया है। अगर आप वो नहीं देख पाते हो, और मैं और भी आपको आगे आने वाला हूं, लेकर आने वाला हूं, ताकि आपको और भी रिएक्शंस का रिवीजन हो सके, क्योंकि मैं वही पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और मैं इंपॉर्टेंट पीछे भी पढ़ा चुका हूं, तो आपका सिर्फ रिवीजन होगा। पढ़ना है आपको तो वो पीछे की रिएक्शन पढ़िए, चाहे आगे की, 1 से 2 या 3 रिएक्शन न्यू मिलेंगी हर एक वीडियो में, तो आप वो भी देखते रहिए, वो भी पढ़ते रहिए, ताकि आपका पीछे का भी रिवीजन होता रहे। क्योंकि बच्चों, अगर हम बात करें, पढ़ता हर एक स्टूडेंट है, करता आगे वही है जो रिवीजन करता है। अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया, और देखिए अगर हम साल भर मेहनत करते हैं, क्यों नहीं बोर्ड में लिख पाते हैं, हमें मेन मेहनत वहां पर जो 3 घंटे 15 मिनट है, उनको हमें कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में अगर हमें पता है, तो मैं बताता हूं कि 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है पेपर करने का, उसे अगर आपने मैनेज कर लिया ना, तो बोर्ड में आप बहुत अच्छा करो, अच्छा नहीं बहुत अच्छा करोगे। बस मैनेज कैसे करना, वही तो बड़ा दिक्कत है। अगला है बच्चों, कुछ रिएक्शंस आती हैं, क्या होता है जब, और एक हमारा टॉपिक है कैसे प्राप्त करेंगे या करोगे। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये दोनों, और एक 3 और एक और है IUPAC नामकरण। ये 4 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड में इंपॉर्टेंट हैं, और ये लगभग हर एक टॉपिक जब आता है तो सीधा 5, लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपके आ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, और इन टॉपिक पर मैं अगर एक वीडियो में अगर एक सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा तो वो अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं वो कंटेंट नहीं दे पाऊंगा जो आपको मुझे देना चाहिए। लेकिन अगर मैंने एक वीडियो पर अपलोड किया तो मैं वो कंटेंट दे सकता हूं जो आपको देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आपको पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है, आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा नहीं करनी है। और लास्ट हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल को लेकर। अगर आप बोर्ड में न्यूमेरिकल पढ़ते हो, क्योंकि हमारे 2 से 3 चैप्टर करेंगे, जैसे हमारा एक हो गया विलयन, एक हो गया विद्युत रसायन, एक रासायनिक वलगतकी हो गया, वलगति 1 2 3 1 2 3 3 चैप्टर हैं। इनसे अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ लेते हो, सिर्फ इनसे, तो आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही चैप्टर स्कोरिंग है न्यूमेरिकल में, इन्हीं से न्यूमेरिकल आते हैं। तो इन्हीं पर मैं जो वीडियो लेकर आने वाला हूं, इन्हीं तीनों चैप्टर पर है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल की टेंशन हो रही है तो उसके टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो मिल सकता है, आप हमारे चैनल का नाम याद रखना, या फिर आप ऐसा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी एकदम बेहतर ढंग से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 45 टॉपिक, यानी कि 45 टॉपिक। मैंने आपसे 50 टॉपिक की बात की थी, कोई दिक्कत नहीं, 45 टॉपिक आपको मैंने पढ़ा है। ये 45 अगर आप तैयार कर ले तो बोर्ड में अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। लेकिन आपको सारे टॉपिक तैयार होना चाहिए, इसमें से बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपको तैयार होंगे, क्योंकि आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर हमें 10 टॉपिक तैयार थे, 20 तैयार थे, 30 तैयार थे, 40 टॉपिक तैयार हैं, या फिर 45 आपने जो बताए सारे तैयार हैं, आपको ईमानदारी के साथ। ताकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं
कि आप मुझे बताओ, आप अपनी यहाँ पर वो दिखाओ कि आपको कितनी मेहनत है। मैं इससे एक कंपैरिजन कर पाऊंगा, हमें एनालिसिस कर पाएंगे कि आप लोगों को किस लेवल का कंटेंट देना है। इसीलिए मैं कहता हूं आपको वोट करना है, सही से सही कमेंट करना है बस। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपसे मिलते रहेंगे इसी प्रकार से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।